मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान डिम्पी मिश्रा जी आगरा से इस समय बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं, बहुत चर्चा में हैं। अपने अभिनय के माध्यम से, अपने किरदार के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से और वो जिस बैनर का हिस्सा बन रहे हैं उसके माध्यम से। डिम्पी मिश्रा जी आगरा में रहते हैं। लगभग 2 दशक लगातार रंगमंच के क्षेत्र में अभिनय, निर्देशन और संगीत निर्देशन, मुझे खास तौर से उनका रंग संगीतज्ञ होना बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कमाल किया है और लगभग 100 से अधिक नाटकों में, 100-200 नाटक बल्कि काम कर लिए होंगे अलग अलग देखा जाए तो। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, पाध्य जी का स्वागत करता हूँ, मथुरानी जी का स्वागत करता हूँ, सूर्य सिंह मोहता जी का स्वागत करता हूँ, संयम जैन जी का स्वागत करता हूँ। एक बड़े कमिटमेंट वाले, कमिटेड कलाकार, प्रतिबद्ध कलाकार से बात करना बड़ा दिलचस्प होता है हमेशा, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। मनोज, आप भी आ गए हो। आपने जहाँ से डिप्लोमा किया है रंगमंच का, वहाँ से ही डिम्पी भी हैं और इस नाते मतलब लखनऊ में भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से वो भी प्रशिक्षित हैं और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके जिस तरह से आगरा में उन्होंने रंगमंच की अलग जगाई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमूमन ये होता है कि अलग अलग शहरों में, खास तौर से जो ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर रंगमंच की हमको ही कोई ज़मीन बनानी पड़ती है और ख़ास तौर से सार्थक रंगमंच की, वहाँ सब कुछ आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है और जो मेहनत करता है वो उपलब्धियाँ पाता है। संदीप भाई, आपका भी स्वागत करता हूँ। आज आप बहुत अच्छे मौके पे आए हो। आज डिम्पी मिश्रा हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर संध्या पुरेचा जी को तो मैं प्रणाम करता हूँ आदर के साथ, वो क्योंकि आप बहुत दिनों में आते हो और आते हो तो अच्छा लगता है, सच्चा दोस्त। और आज आपको भी बताना चाहूँगा संध्या जी की डिम्पी मिश्रा एक बहुत बड़े कलाकार हैं, आगरा के थिएटर के अनुभवी कलाकार हैं। वो आज हमारे मेहमान हैं और प्रकाश झा प्रोडक्शन की जो आश्रम वेब सीरीज इस समय बहुचर्चित है, जिसके 9 भागों की बड़ी चर्चा है, उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सशक्त भूमिका है। अगर आप किरदार की चेष्टाओं से अपना साबका जोड़ लेते हो, अगर आप वो नफरत करने योग्य है और आप नफरत करते हो, तो समझो कि उसकी मेहनत सफल है। इन्होंने एक वार्डन की भूमिका की है जो उस पूरे व्यवस्था, उस पूरे तंत्र का एक हिस्सा है, एक औजार है। उस पूरी व्यवस्था तंत्र में जो कुछ चल रहा है अनुचित, उस सबका साझीदार, साक्षीदार, उसकी जो एक गोपनीयता है उसका पालन कर रहा है। कैसे अपराध और एक गुनाहों का एक साम्राज्य पलता फलीभूत होता है, कितने सारे कमिटमेंट वाले, कितने वफादारों के साथ मिलकर के कोई भी गुनाह का जो किला है वो फलीभूत होता है। ये आश्रम को देख के अंदाज होता है। आश्रम को प्रकाश झा जी ने बहुत मेहनत से बनाया है और एक लंबे अरसे बाद बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े क्राउड के साथ, इतने बड़े जनसमूह के साथ नियंत्रित करके कोई काम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। केदार वैद्य जी, रामरथ पांडे जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। 7:05 पे लगभग डिम्पी भाई आ जाएंगे और मैं उनके साथ आपको भी जोड़ लूँगा और हम लोग बात करना शुरू करेंगे। वो इस समय नोएडा में अभिनय प्रशिक्षण का एक संस्थान है, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं अभिनय, रंगमंच, और अपने आप को मांझ भी रहे हैं। जब मौका आएगा या आ रहा होगा, जब उनको आश्रम
सीरीज के दूसरे भाग पर काम करना पड़ेगा, तो वो फिर वापस जाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस समय वो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत उनको एक अच्छा किरदार मिला जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। डिम्पी भाई आ गए, मैं उनको जोड़ लेता हूँ और हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। लकी मोहंती जी, आपको भी स्वागत है। डी भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका स्वागत करता हूँ। अरे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये हम मई से हमने एक कार्यक्रम का सिलसिला शुरू किया और इस जी लॉकडाउन का एक रचनात्मक और सृजनात्मक उपयोग क्या करें, क्योंकि हमें लगता था कि अभिव्यक्ति का कोई ना कोई माध्यम इतने समय बंद के रहना मुश्किल है, और जी जब तक हम लोग क्रिएटिविटी को लेकर कुछ बातचीत साझा ना करें, अपनी बात ना करें, अपनी बेचैनी को शेयर ना करें, तब तक तो बात बनती नहीं। तो जी ये बिल्कुल बिल्कुल। आप सब मित्रों की कृपा, मेहरबानी और आत्मीयता, अपनापन है कि हम आज आप तक आ गए। 126-27 मित्रों ने हमको सहयोग किया और जी जी, अच्छा बहुत लग बहुत रहा है कि मैं शुभकामनाएं आपको, सर इसके लिए आपको। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कल पढ़कर दंग रह गया। कितनी इतनी समृद्ध प्रोफाइल, रंगमंच को कितना सारा आपने समय दिया। मुझे लगता है 24 घंटे से अधिक भी घंटे होते होंगे तो वो सब दिए आप। कोशिश की है सर, क्योंकि रंगमंच मतलब जैसा सब कहते आए हैं कि एक पैशन है ना। जी वो आप ये ठीक उस तरीके से है कि जब आपको कोई खाना लजीज लग जाए तो फिर पेट नहीं भरता। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो हम्म, रंगमंच ठीक वैसा ही है कि आपका शरीर भले ही थक जाए पर आपका दिमाग नहीं थकता वो करते हुए। हाँ। और इसमें हर वो कमिटमेंट वाले व्यक्ति जानते हैं कि इसमें बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाई है, लेकिन जूझना है और निकाल के लाना है गोताखोर की तरह कुछ ना कुछ मोती। तो जी जी एक तो बिल्कुल। मुझे मतलब तीन तीन डायमेंशन में आपने लगातार अपने आप को सिद्ध किया, एक अभिनय में, एक निर्देशन में, और जो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, रंग संगीत। तो अभी कल परसों भी मैं एक वो आपका पन्ने पर ही जाकर देख रहा था, तो आप गा रहे थे आश्रम के मेकअप में, वहां बैठे हुए आपका कोई शूट कर रहा था। तो कितना सुंदर वो गाना था, अलग तरीके का। कितना सुंदर गाना था वो। जी जी, वो बड़ा खूबसूरत रूप कुमार राठौर साहब का गीत है। तो वो वही हुआ करता था कि मैं अपनी वैनिटी में, अब अगर आपको, लंबा शूट था लगभग 50 दिनों का। तो उस दौरान आप जो शूटिंग का पूरा शेड्यूल होता है कि आपने एक टेक कर दिया, उसके बाद आप 2-3 घंटे फ्री हैं, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, तो वो कॉस्ट्यूम में ही रहना है। और बहुत सर्दियों के दिन थे, तो हाँ हाँ क्योंकि वैनिटी में ही बैठ सकते हैं आप, बाहर भी इतनी ज्यादा सर्दी है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं नहीं बैठ सकता उतनी देर में, शांत नहीं बैठ सकता, तो मैं अपनी वैनिटी में गुनगुनाता रहता था बैठा बैठा। हाँ तो फिर हाँ। एक दिन 2-4 दिनों के बाद माहौल ही ऐसा हो गया कि सारे आर्टिस्ट मेरे साथ ही आके बैठ जाते थे और कुछ ना कुछ फरमाइशें होने लगती थी। तो वक्त बीतता था। तो उसी का वो एक अंश है, एक बच्ची ने जो शेयर किया। ये मनोज मिश्रा भी भारतीय नाट्य अकेडमी के हैं, डिम्पी दादा जयराम जी की कर रहे हैं जी विवाह। साहब, मनोज दादा जयराम जी की। मनोज हमारे बड़े प्रिय साथी है। हाँ, ये भी बहुत जी। प्रतिबद्ध और और जुझारू। हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे एक साथी प्रणव शर्मा हैं हैदराबाद से, हाँ जिन्होंने हाँ। अभी ज्वाइन किया है। अभी बहुत जुझारू और बहुत ही मतलब नए दौर के, अगर आप कहें तो नौजवान साइंटिस्ट में से एक हैं प्रणव शर्मा, हमारे साथ हैं, अच्छा हैदराबाद से आ गए। अच्छा अच्छा, वाह वाह। जी। इधर ये अभी इधर फ्रांस भोपाल से गवर्नमेंट के भी। साथ मिलके, इसरो हाँ। के साथ मिलके अभी एक बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हैदराबाद। अच्छा अच्छा। संध्या पुरीचा है मेरे भरतनाट्यम की नृत्यांगना, जी जी, दिल्ली से, नमस्कार बम्बई मैम। से, सॉरी। रामरथ जी पांडे जी आल्हा गायक इलाहाबाद के, जी। डॉक्टर सुरुचि मोहता बॉम्बे से, बहुत सारे मित्र आपके हमारे। आज आज जरा आपके आने से रौनक आ गई यहाँ पर।
अरे सर, मेरे पिताजी भी है, पिताजी को यहाँ से सादा हाँ, चरण स्पर्श। उनको मैं भी, मेरी ओर से भी पापा जी, मैं मम्मी इस वक्त नोएडा ने। में हूँ। हाँ। जी, मैं इस वक्त नोएडा में हूँ, पिताजी आगरा में हैं, तो वहां से हूँ, सुन रहे हाँ, तो वो माँ जी का एक वर्षन मैंने वो भी पढ़ रहा था मैं, कि वो कह रही थी कि डिम्पी के तो रग रग में अभिनय बहता है, और रोज रोज अगर वो रोज अगर अभिनय ना करें और तो बात ही नहीं बनती थी। छुटपन से वो बता रही हैं कि किस तरह से। तो ये सब बहुत सचमुच में इसी से कुछ निकल के आता। एक आपकी जर्नी जी को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, फिर अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। अरे मेरी जर्नी सर, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता भी नहीं इस बात का। पिताजी से, माताजी से कई बार मेरी बहस भी हुई। ये पिताजी कभी कभी, जब मैं कभी बहुत परेशान हो जाता था, तो बोलते थे कि भाई तुमने ही चुना ये फील्ड, अब तुम जानो। तो मैं इस वक्त ये सोचता था कि मैं 4.5 साल का था जब आपने मुझे थिएटर में भेजा। हाँ। नर्सरी नर्सरी और थिएटर में एक साथ एडमिशन। क्या बात। तो 4.5 साल के बच्चे को, मुझे नहीं लगता कि वो समझ होगी कि रंगमंच क्या है, जिंदगी क्या है, कुछ नहीं पता। आपने मुझे भेज दिया। अब मैं जब 10-12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, मैं कुछ और करने लायक रहा ही नहीं, कुछ और सोचता ही नहीं। तो तो फिर हम लोग बड़ी एक रचनात्मक बहस हो जाया करती थी, ये कैसे इस फील्ड में आना हुआ। और बहुत छोटा था सर, तो इप्टा से मेरी शुरुआत हुई। हाँ, हाँ। आदरणीय राजेंद्र रघुवंशी जी की के सानिध्य में मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से भेज दिया। तो हम जी, लोग जी। इप्टा के कैंप्स में जाया करते थे, समर कैंप्स में, लिटिल इप्टा के नाम से जो ऑर्गेनाइज होते थे। और हाँ, हाँ, बहुत हाँ। लंबे अरसे तक, लगभग 87 से ये शुरुआत हुई। तो मैं हाँ। शायद 4-5 साल, 5 साल का हूँगा। 87 से ये शुरुआत हुई, और ये लगातार मेरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, भारतीय नाट्य अकादमी से लौट के आने सन 2010 तक बदस्तूर जारी, लगभग 20-25 साल। और उसी दौरान इप्टा के साथ ही मैंने अपनी सारी रंग गतिविधियां, इप्टा के सारे कॉन्फ्रेंसेज में जाना, और सारी हर जगह पार्टिसिपेट करना। और उसके बाद जो शुरुआत हुई, तो मेरे गुरु डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी साहब ने असली जी, जो जी। समझ, और जो थोड़ा कुछ जो भी मैं कर पाता हूँ, तो वो उनकी उनकी देन है कि उन्होंने। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तक लगातार आगरा में ही थिएटर करता रहा, और उसके बाद भारतीय नाट्य अकादमी जाने का डिसीजन लिया, और वहां मेरा एडमिशन हुआ। 2 साल वहां पढ़ने के बाद लौट के आके मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की, और तब मुझे मेरे प्रोफेशनल गुरु मिले, आदरणीय सलीम आरिफ साहब। क्या। मैं मैं ये मानता हूँ कि मेरी जिंदगी में बोलने से लेकर, काम को समझने से लेकर, जो प्रोफेशनलिज्म का जो तरीका है, जिस तरीके जी। से दर्शक को बांधना है, या दर्शक को समझना है कि दर्शक किसी भी चीज को पसंद कैसे करेगा, वो जो रोचकता है, वो जो जी। एंटरटेनमेंट का पुट है जिससे दर्शक आपसे बंधता है, हाँ। वो मुझे सलीम आरिफ साहब के साथ काम करके, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से प्राप्त। तो वही था सर, ये शुरुआत हुई 2010 में। लगभग 2-3 साल मैंने फ्रीलांसिंग की। अच्छा, मैंने जो शुरुआत की सर, मैंने वो शुरुआत मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ की। एक अलग रास्ता इख्तियार किया कि किस तरीके से थिएटर को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुझे लगातार ये लगता था कि आगरा में रहने के कारण, जब मैंने हाँ। थिएटर की दुनिया में आगे देश भर में घूमा इफ्ता के साथ, तो मुझे लगा कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकादमी, इस आगरा तो आती नहीं। हाँ। ब्रज के 8 शहरों में तो कभी ये आई नहीं, आते ही नहीं है। कभी हाँ। यदा कदा किसी वजह से कोई आ गया हो, किसी पर्सनल संपर्क से तो आगे होंगे, अदरवाइज वो पूरी तरीके से नजरअंदाज किया हुआ एरिया है। आगरा, बिल्कुल, मथुरा, बिल्कुल। अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, इतने शहरों हाँ। में किसी भी सरकार का या किसी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन का कहीं कोई कोई कंट्रीब्यूशन। हाँ। तो मुझे फिर जाके ये लगा कि भाई, हम कहते हैं कि रंगमंच वहां पहुंचा दिया, रंगमंच को हम यहां तक ले गए, मेरे शहरों में तो आया नहीं। नहीं यार, सही बात। तो जो अमेच्योर काम आगरा में होता रहा, वही होता रहा। तो हम्म। बच्चों ने प्रोफेशनल देखा ही नहीं कि प्रोफेशनल थिएटर किसे कहते हैं, उसमें कितना डेडिकेशन चाहिए। और तो ये एक बड़ा कारण था मेरा इस बात को समझने का कि मैं उस जो चली आ रही है परिपाटी, जिस तरीके से रंगमंच को लेकर लोग चल रहे हैं, उससे अलग हटके कुछ करने की कोशिश करूं। तो मैं उन लोगों के पास पहुंचा
जिन्होंने जो थिएटर का टी भी नहीं जानते, उन्होंने देखा ही नहीं कभी नाटक। और ऐसी जगह पर मेरा ये पर्सनल तजुर्बा था कि ऐसी जगह पर जहां किसी ने नाटक देखा ही नहीं, मैं दिल से ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 20 मिनट की एक प्रस्तुति जिसमें एक्टर टाइम से अंदर आ जाए, टाइम से बाहर चला जाए, 2 सुर लगा के एक गीत गा दे और बिना पूरे डायलॉग बोल दे, दर्शक के लिए जादू हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत सही सिद्धांत। हम बड़ी बड़ी चीजों की बातें, बड़े सेट, बड़े कॉस्ट्यूम्स और बड़े ऑडिटोरियम्स में ना जाएं, सिर्फ एक चबूतरे पर ही अगर आपने उन दर्शकों के सामने जिन्होंने रंगमंच नहीं देखा इतना सा ईमानदारी से काम करते हैं तो वो आपके कायल हो जाएंगे। और जब ये शुरुआत की लोगों ने अप्रिशिएट किया तो फिर मैंने वही रास्ता इख्तियार किया। और फिर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में शारदा ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला, बाबू बनारसी दास कॉलेज में 3 साल वहां, और पिछले 9 साढ़े 9 साल से मैं शारदा ग्रुप के साथ एसोसिएटेड था, वो किया। और उसके साथ साथ 2010 में लखनऊ से मैं आगरा शिफ्ट हुआ, और आगरा में फिर, क्योंकि आगरा में कल्चरली कुछ नहीं है आपके पास, वहां कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एमेच्योर ग्रुप्स ही हैं एक दो ही है, और रेगुलर थिएटर का कोई जरिया नहीं था। तो यहाँ मैं, और इत्तेफाक से मुझे मेरी जीवन साथी भी एक कलाकारी मिल गई, वो कथक डांसर हैं, कथक की नृत्यांगना। तो हम दोनों क्या करते, कैसे करते, तो यही सोचते हुए हमने फिर एक ग्रुप शुरू किया रंगलोक के नाम से, और बस बच्चों को ऐसे इकट्ठा करके हमने नाटक करना, हमने एक फुल लेंथ प्रोडक्शन की पहली बार शुरुआत। और ये सफर जब शुरू हुआ सर 2010 से, तो लगभग 3-4 साल हम लोग अपनी सैलरी इन्वेस्ट कर करके सिर्फ रेगुलर थिएटर करते, यानी हर 3 महीने पर हम एक नया नाटक करते। शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसके बाद 3-4 साल की हमारी मेहनत के बाद लोग हमसे जुड़ना शुरू किया। आगरा के सारे बुजुर्ग लोग, जो समझदार लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आगरा के जो डॉक्टर्स की पूरी एक हॉबी है, समझदार लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नाम लेना चाहूंगा। बहुत सबसे बड़ा सहयोग एजुकेशनिस्ट हैं स्कूल में। हमारी सबसे बड़ी पैटर्न जो बनी आदरणीय रोनू दत्ता जी, वो हमारे साथ आई, डॉक्टर वरुण सरकार, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, विकास खन्ना साहब, ये ऐसे कई, पूरी एक लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं सर। कम से कम इस लिस्ट में 50 ऐसे लोग हैं शहर के, जिन लोगों ने वो सब कुछ मुहैया कराया जिसकी बदौलत थिएटर चलता। क्या बात। और फिर हमारे उस प्रोफेशनल काम की शुरुआत हुई, जहां हम टिकट शो कर रहे हैं पिछले 4 या 5 साल से, कि लोग हमारा 100 रुपए 200 रुपए का टिकट ले लेते हैं, और उसके बाद हमको नाटक हमारा हर 45 डेज के बाद एक नया प्रोडक्शन करना हमारी जिम्मेदारी बन गई। और लगभग 40 से 50 बच्चे हमारे ग्रुप में हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक पूरा सिनेरियो रहा, और उसमें सबसे बड़ा जो हमें एक्सपोजर मिला वो सलीम आरिफ साहब के साथ काम करने का, क्योंकि हम पिछले मैं खुद लगभग पिछले 12 साल से उनके नाटकों में अभिनेता के तौर पर, बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर, सिंगर के तौर पर काम करता रहा। और फिर जब उन बच्चों ने ये देखा कि एक वो थिएटर है जहां आप स्लीपर की टिकट भी शायद मिलना बड़ा मुश्किल काम है, कि आप स्लीपर की टिकट आपको दे देंगे, आप आ जाओ, नाटक कर जाओ। केजी त्रिवेदी आपको नमस्कार कर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भोपाल के, और सर प्रणाम सर, नमस्कार सर। तो हमने वो थिएटर भी सर साथ में किया कि जहां बच्चों को एसी का टिकट मिला। हाँ। और हमने अहमदाबाद महोत्सव, गुजरात बिहार दिवस नीतीश कुमार जी के लिए वहां परफॉर्म किया। मनोहर पणिक्कर साहब ने एक बड़ा फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज किया, गोवा लिटो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। मुकेश तिवारी जी सर, मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा सौभाग्य है कि आप जी। तो इस तरीके की सर एक जर्नी रही, और बस उसी का ये परिणाम है कि आगरा में हम इतना कर पाए। एक पिछले 3 साल से हम एक सालाना 4 से 5 दिन का एक थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें रघुवीर यादव सर तशरीफ लाए, आलोक चटर्जी साहब, सलीम आरिफ साहब का तो पूरा आशीर्वाद है ही। तो इस तरीके सारे लोगों ने हमारी मदद। तो ये मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बाकी सबका इतना एहसान है कि जिस जगह पर हमने थिएटर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि यहाँ भी लोग हैं, दर्शक हैं,
नाटक को समझने के लिए, देखने के लिए। तो बिना सहयोग के सर ये संभव नहीं। तो ये एक एक तरह छोटा से सा वो आगरा की सूखी धरती पे आपने पानी का जो छींटा मारा, उस जमीन ने सोख लिया पूरा, और आपको आज एक तरीके से कुछ अच्छे बिरवे, अच्छे पौधे ऐसे दे दिए कि हरियाली हो गई। कोशिश सब मेरी अकेले की नहीं, इसमें सारे लोग शामिल हैं, वो सारे बच्चे शामिल हैं जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक मेरा साथ दिया, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह से लोग सहयोग करने वाले मिल जाए, साथ जुड़ने वाले मिल जाए, और आपसे कहते हैं कि आप करिए क्या करना चाहते हो। उसके पीछे वो जी आपका परिश्रम और आपकी जो निष्ठा है, उसको इन सब ने समझा। वो एक रीजन। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक हमने कमाल का काम और किया सर, मैं शेयर करना चाहूंगा इस मंच से, कि हमने एक ईयरली मेंबरशिप कार्ड बनाया अपने थिएटर, हाँ, कि दर्शक एक 2000 रुपए का हमारा कार्ड ले ले तो हम उसे साल में 10 नाटक दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है ना। तो उससे ये है कि कुछ इतना अमाउंट तो आ जाएगा कि हम साल में 10 बार ऑडिटोरियम बुक कर सकेंगे। तो हम एक टेंशन से फ्री हो गए कि हाँ, अब 10 ऑडिटोरियम बुक करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट है। अब बाकी संसाधन कुछ टिकट से आ जाएंगे, कुछ और लोगों का सहयोग मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये पूरी पूरी रूपरेखा बनी। है। अच्छा, इस पे खुद आपकी अपनी जो सृजनात्मकता है, जो अभिनय के माध्यम से प्रकट हुई, निर्देशन के माध्यम से और संगीत के भी, इसमें ये कैसे आप अपने आप को आपने साझा किया अलग अलग फ्रंट पर, ये जरूर जानने की इच्छा है। सर ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब मैं छोटा था, मुझे पता नहीं, मैं बहुत छोटा था, 4th या 5th या 6th स्टैंडर्ड में जब इप्टा में जाया करता था, तो वहाँ हर किस्म की चीजें हुआ करती थी। वहाँ संगीत का भी ट्रेनिंग है, लोकगीत अब गाया करते थे, जनगीत गाया करते थे, स्पेशली जनगीत। तो हाँ, मेरी जो रुचि थी वो जनगीतों में ज्यादा हुई। हाँ, और जब 1-2 बार गुनगुनाने की कोशिश की तो एप्रिसिएशन मिल गया। तो आदरणीय राजेंद्र रघुवंशी जी, गुरु जी मेरे, और डॉक्टर शशि तिवारी जी बेहतरीन कवित्री हैं, और तो उनके साथ में बैठ जाया करता था। छोटा सा था तो बिठा हाँ, लेते थे, बेटा बैठ जाओ। हाँ, तो बस उनके साथ साथ गुनगुनाता रहता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ सुर सद गए, कुछ थोड़ा बहुत गा लिया, तो उन्होंने और अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो ये करते करते सर फिर एक ऐसा दौर आ गया कि फिर अकेले नुक्कड़ पर खड़े हो गए तो 500 आदमी जाम कर दिए, हाँ भाई अब नेताजी आए हो भाषण दें। क्या तो कुछ सोचा समझा नहीं था, और इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर मैंने 3 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की कोशिश की, और उसी दौरान मेरा भारतीय नाट्य अकेडमी में सिलेक्शन हो गया, और फिर संगीत वहीं थम गया। पर मैंने कोशिश की कि मैं कंपोज खुद कर सकूं। वो भले ही ग्रामेटिकली करेक्ट हो ना हो, लेकिन वो फील उसमें रहना चाहिए, जो फील नाटक के लिए जरूरी है। और बेसिकली नाटक के संगीत में आप ग्रामेटिकली उतने करेक्ट हो ना हो, लेकिन अगर नाटक के दृश्यों के साथ और नाटक के कंटेंट के साथ आप जाते हैं, और आपकी आवाज और उन साजों का जो यूज है वो सिर्फ हो जाता है, तो दर्शक उसको एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। ये जो जर्नी आपको भारतीय नाट्य अकेडमी और संस्था के साथ काम करते करते फिर जो बम्बई का जो रास्ता मिला, क्योंकि सलीम आरिफ साहब का तो की सारी सक्रियता बम्बई दिल्ली में ही रही लगातार, तो ये बम्बई आगरा तो बहुत करना पड़ता होगा। ये सर ये बड़ा इत्तेफाक है। मैं हाँ, ये भी आपसे साझा करता हूँ कि सलीम आरिफ साहब मतलब 80 के पास आउट भारतीय नाट्य जी, अकेडमी से, और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और पता हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनसे कभी मुलाकात भी होगी हमारी जिंदगी। हाँ, बट हाँ, इत्तेफाक ये रहा कि सन 2005 में, 2005 के आखिर में, 2006 के आखिर में, जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था, तो मुझे कोई एक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था, तो क्योंकि सब म्यूजिशियन ही मानते थे। और मैं ही कह के थक जाता था कि भाई मैं भी एक्टर हूँ भाई, मुझसे थोड़ी सी एक्टिंग करा लो कोई। कोई तो जैसे कोई नए डायरेक्टर आए पढ़ाने के लिए, तो सब लोग वो पूछते थे कि भाई म्यूजिक में किसका इंटरेस्ट है, या कोई थोड़ा कुछ गा सकता है, बजा सकता है। तो मुझे सबसे पहले सारे बैचमेट्स आगे कर देते थे, और उसके बाद ये विडंबना है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता म्यूजिक करने के समय, क्योंकि म्यूजिक बाकी लोग नहीं करेंगे। तो मैं म्यूजिक ही करता रहा 2 साल तक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये आखिरी सेमेस्टर था, और सलीम सर हमारे उस सेमेस्टर में ऑलमोस्ट आखिरी टीचर थे,
जो इतने सालों में पहली बार भारत नाटक, पहली बार प्रोडक्शन करने की, और ही सेलेक्टेड मी इन द लीड रोल ऑफ हिज प्ले श्याम। अच्छा, वाह वाह। तो मेरी जिंदगी का वो पहला एज ए लीड एक्टर वो शो, वो नाटक था। और बस वो नाटक जब कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे पूरी जिंदगी जो चाहिए था वो मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। और उसके बाद जैसा होता है कि गेस्ट टीचर आपके यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ठीक वैसे ही हुआ, सर भी चले गए। लेकिन फिर 2 साल बाद जब मैं फ्रीलांसिंग पास आउट हो गया, फ्रीलांसिंग करने लगा, तो फिर सर से मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मुझसे चारबाग स्टेशन पर मिलना शाम को। मैं एक शो में था, उसका संचालन कर रहा था, तो मैं दौड़ के पहुंचा और सर ने कहा कि नाटक करोगे? तो क्यों नहीं कर, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बस वहां से फिर शुरुआत हुई। सन 2008 में सर ने मुझे पहला नाटक लकीरें में काम करने के लिए इनवाइट किया, और फिर सर के साथ सर का सानिध्य जो मिला, तो वो आज तक पिछले 12 साल से बदस्तूर जारी। फिर उसके बाद की लकीरें, खराशें, अठन्निया मुंबई महानगर की, और उसके बाद पांसा। एक बड़ा सर मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ हमारा, कि पांसा, ये सर की खासियत है मुझे लगता है, कि 4 लीड एक्टर्स, अमित बहल साहब, बकुल ठक्कर साहब, लुबना मैम और नीतू पांडे जी, यासिर भाई, ये 4-5 लोग जो लीड एक्टर्स हैं वो मुंबई से आते हैं इस शो में, और लगभग 36 स्टूडेंट्स मेरे साथ म्यूजिक और डांस के लिए जाते हैं। हम किसी भी नए शहर में इकट्ठे होते हैं, एक रिहर्सल करते हैं और उसके बाद सीधा शो। तो 4 लोग मुंबई से और हम 36 लोग आगरा से ट्रैवल करते हैं, और ये हम पिछले 7 साल से पूरे देश भर में हमने कई सारे शोज किए, और लगभग 12-15 शोज हम लोग कर चुके हैं, और ये एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन थी। आपने एक पूरी टीम तैयार कर दी, खड़ी कर दी अपने शहर में, इतने काबिल और प्रतिबद्ध बच्चों की, युवाओं की। जी बस कोशिश रही है सर, क्योंकि इसी से तो एक रंग आंदोलन वहां पर स्थापित हो गया। क्योंकि पहले जिस तरह का आपने वातावरण बताया कि वहां पर कोई था ही नहीं, न काम करने के लिए, न स्पर्धा करने के लिए। हाँ, कंपटीशन तो है ही नहीं। और उसके बाद फिर ये, और आपके नाटकों में मैंने ये भी देखा कि हिंदुस्तानी स्क्रिप्ट के साथ साथ विदेशी भी, और कहानियों का रंगमंच भी, जैसे प्रेमचंद की भी कहानियों के साथ आपने उनका रंग संगीत वगैरह तैयार किया, सब किया। तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है अपनी जगह। जी, तो हमने सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मंटो के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। हमने मंटो, इवन मैंने नहीं, मेरी छोटी बहन गरिमा मिश्रा, वो MPSD से, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट हुई, उसने भी मेरी राह चुनी, और अभी वो रिसेंटली हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ड्रामेटिक आर्ट्स में कंप्लीट करके लौटी। तो MP स्कूल ऑफ ड्रामा की इंटर्नशिप उसको मिली, और तब हमने डिसाइड किया कि हम मंटो का वो एस्पेक्ट करते हैं जो लोग नहीं करते। यानी मंटो का हमेशा एक जो ब्लैक शेड है ना, हमेशा लोग वही खोल दो, काली सलवार, यही सारे हमेशा मंटो की कहानियां हमेशा मंचित होती हैं। हमने मंटो का वो पॉजिटिव एस्पेक्ट, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, पीरन, शैदा, महमूदा, ये वो उनकी जो कहानियां हैं वो बड़ी पॉजिटिव कहानी, जहां आपको एक पॉजिटिव रोमांटिक मंटो नजर आता है। तो हमने वो मंटो की कहानियां लेकर, प्लस उसमें काफी सारी गजलें, नज़में जोड़कर, हमने राहत इंदौरी साहब को लिया, फैज साहब को लिया, इब्ने इंशा साहब को लिया, इन सब की शायरियां और इन सब के गीतों को कंपोज करके हमने ये पूरा शो बनाया, अरे भाई मंटो। और इसकी प्रस्तुति हमने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के आयोजन में भोपाल में की। तो ये हमारा एक नए किस्म का एक्सपेरिमेंट था। कमाल है। ये जो खासतौर से फिर इधर एक जो डायमेंशन फिल्मों की तरफ शुरू हुआ, पहले आपने भूमि में काम किया है। सर ये बड़ा इत्तेफाक है, इसका क्रेडिट जाता है भाई पराग मेहता साहब, बम्बई के बहुत बहुत संभ्रांत, मैं कहूंगा कि बहुत फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता साहब। क्योंकि मैंने कभी ऑडिशन भी नहीं दिया,
किसी फिल्म, और नहीं दिया क्योंकि डर लगता था, क्योंकि हाँ। लगता था कि मैं फिल्म में रोल मैं नहीं कर सकता। और और कहीं ना कहीं आप थिएटर को लेके प्रतिबद्ध जब होते हैं कि नहीं मुझे थिएटर ही करना है, और वक्त नहीं है आपके पास, क्योंकि आप 10 घंटे जॉब करते हैं, फिर 5 घंटे थिएटर करते हैं शाम को, तो आपको रिसोर्सेज जुटाने में उतना वक्त लग जाता है कि कुछ और सोचने का मुझे वक्त ही नहीं मिला कभी। तो हाँ। मैं इसका श्रेय दूंगा पराग मेहता साहब को। ही केम टू आगरा, और उन्होंने ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक ऑडिशन करने के लिए कहा। तो पहले तो हमने इनकार कर दिया कि भाई हम फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे, चलो। हमारा शो है, 3 दिन बाद हमारा शो है, तो नॉट इंटरेस्टेड। पर कमाल की बात आप ये है कि उन्होंने उल्टा हमें फटकार लगाई और कहा कि आपको ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग कि फिल्मों में काम नहीं करना आपको? और और फिर वो हमारे प्लेस पे आए। आप सोचिए, ये एक कमाल की बात है जो मैं नहीं जानता था, कि आप फिल्मों में भी आप सोचिए कि कास्टिंग डायरेक्टर की ड्यूटी, उसका पैशन नए कलाकार ढूंढने का यहां नजर आता है। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जो घबरा रहा है, या अब पता नहीं अपनी दुनिया में मगन है, जिसे ऑडिशन ही नहीं दिया जिसने आज तक, तो हाँ। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कन्विंस किया मुझे, और बकायदा डांट के कन्विंस किया, और जो बुरी भला बुला कह सकते थे वो कह के भी कन्विंस किया कि आप बेवकूफ हैं, ये वो सारी चीजें। और उसके बाद देन फाइनली मैंने घबराते हुए ऑडिशन दिया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। और फिर वो ऑडिशन हुआ और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया भूमि के लिए। और वो करने के बाद लेकिन फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे लोग मोहब्बत से कहेंगे कर लो, क्योंकि वो डर कायम था कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आशीर्वाद से सबके गलत तो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने भूमि, फिर रंगबाज में एक कैमियो था, रंगबाज की स्टार्टिंग में मुझे छोटा सा कैमियो मिला, एक गुंडे सिंगर का रोल था, तो एक्टिंग भी करनी है, गाना भी है, तो वो एक कैमियो किया। उसके बाद एक फिल्म की है पिछले अगस्त में, मट्टू की साइकिल, प्रकाश झा साहब के साथ, मोहम्मद जी। गनी साहब हैं मेरे मित्र, हाँ। उन्होंने उसका निर्देशन किया है, और झा साहब उसमें अभी मुख्य भूमिका में है। अभी वो आई नहीं है ना, रिलीज नहीं हुई है। हाँ हाँ, अभी रिलीज नहीं हुई सर, वो फेस्टिवल्स ट्रैवल कर रही है शायद फिल्म। अच्छा और अच्छा। उसके बाद फिर झा साहब ने मुझे ये ऑफर किया, ये ये तुमको ये करना आश्रम, है। जी। आश्रम में आश्रम। तो कमाल कमाल ही हो गया है। अरे बस आश्रम को कोशिश की एंजॉय है कर सर। रहे हो? आश्रम की चर्चा, सुर्खियां और तारीफों को एंजॉय कर रहे होंगे इस समय खूब आप। मतलब सर, अगर वो पोस्ट नहीं करता कि मैं हूं तो कोई पहचानता नहीं शायद। हाँ, मैं भी। तो मुझे पता ही नहीं, मैंने पूछा प्रकाश सर से भी, मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपको कैसे लगा, मैं मेरी आवाज, मेरी पर्सनैलिटी में कहीं वो लहक नहीं है कि मैं उस तरीके का कर पाऊंगा। तो उनका जवाब था मेरा नाम प्रकाश झा है। आप उनसे मिले कैसे? ये भी किस्सा बताइए। भाई जी से जो जुड़ गया तो जुड़ गया, मतलब तो कैसे उन तक पहुंचे कैसे? सर मुझे भी असल में मथुरा में ये जो फिल्म है मट्टू की साइकिल, ये फिल्म मथुरा के ही हमारे साथी हैं मोहम्मद गनी साहब, तो हाँ। उनकी ये कहानी थी, और वो कहानी किसी तरह झा सर तक पहुंची, तो उनका कुछ कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने ये फिल्म ब्रज भाषा में बनाई। तो मुझे अच्छा। लगता है कि पहली ऐसी ब्रज भाषा की ये फिल्म होगी जो इस स्केल पर इतने डेडिकेशन के साथ बनाई गई होगी। तो हम्म। वो मथुरा में शूट कर रहे थे, और उनके दोस्त का एक किरदार था जिसके लिए मुझे बुलाया गनी साहब ने कि भाई तुम बोल के देखो। तो उम्र का एक बड़ा अंतर था, क्योंकि उनके दोस्त का किरदार है, तो मैं लगभग आधा हूँ उनकी उम्र का। तो हाँ, तो वो बड़ा, लेकिन वो भी दिखते तो अभी भी उतने ही जवान है वो। अब उनकी बिल्कुल उम्र का बिल्कुल पता नहीं इसमें कोई चलता। दो राय नहीं है। इसमें अगर डेडिकेशन आपको देखना है इस उम्र में, हाँ। लगभग 70 साल की उम्र में, आप देखिए अगर मतलब हम शायद शर्मा जाएंगे उस डेडिकेशन को देख के, उस तो तब कमाल है सर, हाँ। कि वो एक सेकंड नहीं बैठते। हाँ, उनको लगभग 24 घंटे काम करते हुए देखा हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है, खुद खुद हर चीज खुद करते हैं। है। तो लोकेन वाकई त्रिवेदी में जी मेरे लिए सर, प्रणाम सर। भैया लोकेन भैया हमारे उज्जैन का गौरव है, दिल्ली में खूब धूम मचाए हुए। जी सर, सर।
मेरा एक स्टूडेंट है तो सारांश भट्ट, उन्होंने लोकेन सर के साथ काफी काम किया है, का वर्कशॉप भी किया। हाँ 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 हाँ। तो यही सर वो इत्तेफाक था कि वहां मेरी मट्टू की साइकिल फिल्म में उनके साथ मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और बहुत कमाल के उस दौरान जो लगभग 12-14 दिन 15 दिन का जो हमारा साथ था, उसमें बहुत आशीर्वाद मिला उनका, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो हमने फिल्म कंप्लीट की। बस उसके बाद दिसंबर में सर का कॉल आया, और इसके साथ कमाल का किस्सा ये है कि एक दिन पहले कॉल आया, कल से शूटिंग शुरू हुई। अच्छा। तो हाँ, मैं कॉल किया, बोले कल सुबह 8 बजे अयोध्या। हम्म। अयोध्या। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर आधे घंटे में डिसीजन लिया और तुरंत सीधे ड्राइव करके अयोध्या पहुंचे। तो सेट पे थे, शूट चालू था, पूरा अच्छा खासा क्राउड था, वो जो आप आश्रम में देखते हैं, वो लेविश हाँ जो वो है। मैं बहुत डरा कि बार, हाँ। फिर मुझे बड़ा डर सा लगा, लेकिन बोले कि चलो मुझे साफ कराओ। अच्छा तो तब फिर एहसास हुआ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो बस एक रात मिली वो सोचने के लिए कि कल करूंगा क्या। अच्छा। अच्छा। और बड़ी कमाल की बात थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं अगले 30-40 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ। हाँ, ये सब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जैसे आपको कह दिया कि कल सुबह 8 बजे, और आपको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हो। ये तो ठीक है कि एक बहुत सही जगह जा रहे हैं, पर आगे कुछ हाँ, पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो और फिर ये होने वाला है। उस दिन फिर आपको स्क्रिप्ट भी दी होगी कि क्या फिर तो सर, फिर तो किरदार। इमीडिएटली सर ने, जी जी बिल्कुल, सर ने इमीडिएटली बोला कि देखो आज वक्त बहुत कम है, तुम इमीडिएटली जाओ बैठो। तो, तो फिर हमने 2-2.5 घंटे का डिस्कशन, पूरी कहानी सुन के समझ के कि क्या कैरेक्टर है, मैं कैसे कंसीव हम्म, करूंगा। तो हम्म। बाकी सर के सजेशन सारे कि कुछ इस तरह कुछ इस तरह, मिला जुला के बन गया सर उनके आशीर्वाद से। तो लगातार हमने तो लगभग जो 9 कड़ियां देखी, एक लंबा रोल है। और हालांकि वो फ्लैशबैक, पहले कड़ी से फ्लैशबैक से शुरू होता है वो, लेकिन जी वो पूरा पूरा वातावरण, लगभग मुझे लगता है कि राजनीति के समय जो बहुत सारे बड़ा क्राउड, बड़ी जनसंख्या के साथ जो उन्होंने काम किया था, उसके बाद उन्होंने ये अयोध्या में ये आश्रम की परिकल्पना की। बिल्कुल सर, यद्यपि ये भी कुछ। बड़ी सीखने वाली चीज है, ये भी बड़ी सीखने हाँ वाली चीज है सर कि वो क्राउड को कंट्रोल कैसे करते हैं। हाँ अकेले उनके पास एक माइक है, और वो जिस स्तर का क्राउड है उस स्तर की बातें करके उस क्राउड को कंट्रोल कर लेते हैं। उनका एक ऑरा है कि वो आए और ऑटोमेटिकली क्राउड शांत हो गया, नहीं तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हाँ। वाकई में सर वो काफी सारी चीजें हम लोगों के लिए सीखने वाली हैं। यहाँ राजनीति के समय तो ये सब कैटरीना, रणवीर कपूर, सारे लोग तो एक मैदान में जो हेलीकॉप्टर वाला शॉट था, जिसपे कैटरीना उतरती है उससे, हेलीकॉप्टर से, वो सब सीन तो पता नहीं कितना बड़ा सारा क्राउड इकट्ठा किया था। तो लगता था जी कि क्या है साहब। और वही है जो मैंने मतलब देखा कि एकदम थमा हुआ समुद्र जैसे होता है ना, पूरी पर्सनालिटी में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मुझे असल में मृत्युदंड के समय से उनसे एक परिचय मेरा बना, जब वो यहाँ पर अच्छा, भोपाल आए थे, एक अटैची में फिल्म के प्रिंट लेके, और टैक्स फ्री के लिए दिखाना था उनको सरकार में। उस वक्त मैंने कहा था कि सर मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है, मैं सिनेमा में लिखता पढ़ता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था होटल में आ जाना, और जी ये कोई लंबा मैसेज। अच्छा, प्रखर सक्सेना, प्रखर बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं भोपाल के, और इस समय बम्बई में काम कर रहे हैं काफी। अच्छा। जी ये प्रखर जी, इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे नाटक गजमोक्ष के हीरो हैं। बहुत ही लंबी हाइट है, दुबले पतले, बहुत लंबे। उस गजमोक्ष से गज यही बने हैं। वो बुद्ध की जी जातक जी, तो कथा पर है ये नाटक। प्रखर जी ने जो लिखा है, जय साहित्यकार या जय जय हिंद, जय भारत, जय नाटक अभिनेता, एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है मेरे गुरु राजेंद्र रघुवंशी जी का लिखा कि बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। क्या बात। कलाकार की सतत साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, भरत रचित ये पंचम वेद जनरंजन किया करेगा। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। क्या बात। इस पूरे वातावरण में
वो बात खैर छूट गई। फिर वो उस प्रतिद्वंद के बाद जो एक संवाद हुआ तो हमारा फिर एक अपनापन बन गया और हम लोग जुड़े रहे, लगातार वो काम करते रहे फिर भोपाल में। तो वो एक है। और अभी ये देखकर तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। परीक्षा जी परीक्षा फिल्म वाकई परीक्षा बहुत मर्मस्पर्शी फिल्म, लोगों तक कम पहुंची लेकिन अधिक लोगों तक जाना चाहिए। वो बिल्कुल गार्जियन की फिल्म भी है और वो बच्चों की फिल्म भी है, दोनों बात। बिल्कुल। और इधर मैं से ये अपने आश्रम स्टूडेंट्स का को एक, यहाँ, जी जी, मैं यहाँ यहाँ अपने स्टूडेंट्स को लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ कि जरूर जरूर देखनी चाहिए आपको परीक्षा। हाँ, पूरा जो जो शिक्षा का एक पूरा कारोबार और उसमें किस तरह सपने चूर चूर होते हैं, कैसे कैसे हमारे आसपास का पूरा वातावरण जो है उसको सेल करने से लेके सेलिब्रेट करने तक एक अलग ही रास्ते पे ले जाता है पूरी गंभीरता को। और वो आदिल साहब का किरदार तो खैर है ही बहुत शानदार। और बात बता, आश, आश्रम में अब अभी दोबारा शूटिंग कब शुरू होगी ये हमको बाकी, अभी तो लगभग 9 भाग जो देखने को मिले, अब दोबारा कब रूबरू होगा? सर अभी उसकी डबिंग है, अभी संडे को, मतलब मेरा पार्ट डब होगा, थोड़ा थोड़ा सा कुछ शायद कुछ गड़बड़ है तो ठीक करना है। मुझे लगता है अभी अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है सर, पर उम्मीद है कि शायद अक्टूबर नवंबर में अगले 9 भाग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा। और वो जो आपने एक बहुत से देखने वाले निराश हो गए कि वो पहले कड़ी में ही आपको मार दिया गया, फिर फ्लैशबैक में फिर आपने एक हल्का सा सूत्र दिया था जो उन्होंने कहा था कि जी मरते मरते शायद जी उठे किरदार। हाँ, क्योंकि वो फ्लैशबैक में यही काफी लोगों को यही एहसास हुआ कि वो शुरू हुआ और उसके बाद मर्डर हो गया। तो अभी असली कहानी, मेरे किरदार की भी असली कहानी अब आगे आने वाले 9 पार्ट्स में, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इंट्रोडक्शंस देखे, हर कहानी का एक इंट्रोडक्शन है हर सीरियल। हाँ तो अभी आश्रम के अंदर जो घटित हो रहा है, आश्रम का क्या सीन है, वो अगले भागों में होगा। तो वहां मुझे लगता है कि वहां मेरा लंबा किरदार है। हाँ, ये जो सारे टूल्स जो एक पूरी अराजक व्यवस्था को चला रहे हैं उसकी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, उसकी गोपनीयता का जो पालन करते हैं, एक रहस्य बना के रखते हैं, ये किरदार दरअसल कैसे इकट्ठा हुए एक एक करके। जी बिल्कुल, वो तो अब धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा। वो संजय भैया, हमारे संजय मासूम जी ने भी कमाल किया। वो इस कार्यक्रम में 30 तारीख को आने में सहमत हो गए। 30 तारीख को संजय मासूम जी से बात होगी, उन्होंने इसके संवाद लिखे। अच्छा, संजय मासूम आपको याद होगा, बहुत पहले जब धर्मयुग निकलता था तो उसमें वो उप संपादक रहे। अच्छा, और बाद में फिर वो सिनेमा से जुड़ गए और वहां लगातार उन्होंने फिल्मों की पटकथा संवाद लिखे, और ये आश्रम के डायलॉग उन्होंने लिखे। ओके ओके। तो वो इस समय वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो ये आश्रम की जो पूरी एक आगरा में क्या इसकी रिएक्शन है आपके तरफ? बहुत बहुत अच्छी रिएक्शन है सर, मुझसे जुड़े लोग, मेरे सारे लगभग पिछले 12-13 साल में जितने बच्चे मेरे साथ रहे पूरे देश भर में, तो पूरे देश भर से उन बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सबकी विशेष आ रही हैं। आगरा के सारे हमारे दर्शक जितने हमारे साथ थिएटर में जुड़े हुए हैं, उन सबकी बहुत शुभकामनाएं। और लगातार फोन, मतलब 3 दिन तो मैं परेशान, वाकई परेशान हो गया फोन रिसीव करते करते, क्योंकि सब मजे ले रहे थे। बातचीत तो हो ही रही थी, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को क्योंकि बिल्कुल सूट नहीं करता और वो बिल्कुल अपोजिट है मेरी पर्सनैलिटी के, तो उसका अपना ही मजा है सर वाकई। तो आप तो खैर खुद ही उस किरदार में इस तरह से उतर गए, तो फिर बाकी कुछ रह नहीं था। मैं आपको बताता हूँ सर कि क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले वैनिटी में पहुंचता था, क्योंकि 9:30 बजे से शूट शुरू होना है, और मैं 7-7:30 पहुंच जाता था, क्योंकि मेरा पूरा मेकअप और वो गेटअप पूरा था जिसमें काफी टाइम टेकिंग था। तो जब तक सारे लोग आते थे तब तक मैं वो बन चुका होता था। उसके बाद जब सारे लोग चले जाते थे उसके बाद में मेकअप निकालता था, तो फिर लगभग 30-40 मिनट, आधा घंटा से ऊपर लगता था। तो मैं सबके बाद जाता था। तो लगभग 1 हफ्ते तक बहुत सारे लोग ऐसे थे क्राउड में जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, उनको ये लगा ही, उनको वो तब तक आंटी आंटी कहते रहे, आंटी इधर हो जाओ, आंटी उधर हो जाओ। और मैं
और मैं पूरे टाइम हर वक्त सुबह होटल से निकलने से लेकर लौटने तक मैं वैसे ही रिएक्ट करता था, मुझे मजा आ रहा था तो मैं वैसे ही रिएक्ट कर रहा था। घर पे भी फोन करता था, कभी वीडियो कॉल कर देता था तो घर पे सब परेशान हो जाते थे, क्या कर रहा है। तो अपना मजा है सर उस चीज का भी कि आप सारी बंदिशों से दूर सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपका दिल करता है। आवाज को थोड़ा सा करना पड़ा हुआ लेवल पे लाने के लिए किरदार के अनुरूप। तो सर मैंने बहुत ज्यादा उस तरीके उस तरफ एफर्ट किया नहीं। हाँ। मेरा उसको कंसीव करने का तरीका बिल्कुल फर्क था, क्योंकि मैंने अगर मैं उसको बहुत चेंज कर हम्म। नेटवर्क व्यवधान। नेटवर्क का व्यवधान है, दोबारा वो आएंगे या तो उनका कोई फोन आ गया होगा, ये मुझे लगता है। हम लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। एक अच्छा संवाद, एक बहुत रोचक बातचीत चल रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह एक पूरी यात्रा एक शहर में, अपने शहर में अपनी रचनात्मकता के माध्यम से एक बड़ी स्पेस क्रिएट करना, थिएटर की एक बड़ी जगह बनाना, ये कितना अहम काम। और डिम्पी भाई जैसे कमिटमेंट वाले, प्रतिबद्धता वाले, जुझारू कलाकार, रंगकर्मी ही ये सब कर सकते। हमारे शहरों में हम कहाँ ये कल्पना करते हैं कि इस तरह के सदस्य बनेंगे जो साल भर नाटक देखना चाहेंगे, जो उसकी बाकायदा निष्ठा के साथ फीस देना चाहेंगे। ऐसे कहाँ हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक प्रोफेशनल थिएटर इस तरह से शुरू होता है तो उसका अपना एक महत्व है। और ये आगरा में उन्होंने करके दिखाया, ये मैं देखता हूँ। जबकि आगरा नजीर अकबर आबादी की जगह है, जिनकी शायरी पर, जिनकी नज़्मों पर आगरा बाजार जैसा नाटक बना। हबीब तनवीर साहब ने उस नाटक को तैयार किया जो पूरी दुनिया तक गया, देश दुनिया में जिससे ख्याति पाई। ऐसे पूरे वातावरण में अपनी एक स्पेस क्रिएट करना, अपनी पहचान बनाना बहुत कठिन काम। चैलेंजिंग भी है, नो डाउट, उसकी एक अपनी चुनौती है, लेकिन उसकी सफलता का आनंद भी है। दोनों बातें। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा वो जल्दी लौटेंगे। अभी हमारे पास बातचीत करने के लिए 10-12 मिनट है। इस बीच हम कुछ उनसे और बेहतर चीजें जान सकेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि उन तक अपनी अपील पहुंचाऊं एक बार और जुड़ने के लिए। मैंने एक अपील भेजी है, अगर वो गीतिका जी नमस्ते, आपका स्वागत है। अभी हम लोग डिम्पी मिश्रा जी से बात कर रहे थे। आश्रम में उनका एक बहुत अच्छा किरदार है वार्डन का। कल हम आपसे बात करेंगे। एक खुशी की बात है, आपका आज आगमन हुआ। इस समय जो मित्र हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि कल हम गीतिका त्यागी जी से बात करेंगे। क्लास ऑफ 83 की अभिनेत्री और बहुत प्रतिभाशाली कलाकार कल हमारे बीच होंगी। आप सब रहिएगा, अपने मित्रों से कहिएगा कि वो
गीतिका जी के को फॉलो करते हुए या मुझे भी फॉलो करते हुए। रिपी भाई आ गए, मैं बात जोड़ता हूं उनको। हाँ भाई, कोई फोन आ गया था। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो हेलो, देख पा रहे हैं? जी जी सर, आवाज आ रही है। आ रही ना? हाँ, आपका कोई फोन आ गया था क्या, लगता है? हाँ सर, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी शायद। हाँ। अच्छा अच्छा। गीतिका त्यागी जी हैं, कल उनसे हमारी बातचीत होगी, अभी अभी ज्वाइन हुई हैं। गीतिका त्यागी ओके। जी बॉबी भैया की फिल्म क्लास ऑफ 83 में आपने काम किया, उनकी पत्नी का रोल किया है। ओके जी, कल वो आपको भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं गीतिका जी। तो हम लोग कहाँ थे, एकदम से व्यवधान जो आया। नेट का कुछ इशू है सर शायद। हाँ, अभी अभी आप सुन पा रहे हो मेरे को? मुझे आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस है सर। अच्छा, क्या हम हाँ, दोबारा? मेरा यहाँ से ओके है। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है वैसे। अच्छा, हम्म, आपका थोड़ा थोड़ा सा कुछ अच्छा डिस्टरबेंस आ रहा अच्छा। है का आवाज। एक बार वापस वापस ज्वाइन करें क्या सर? हाँ, मुझे लगता है एक बार आप जाकर के फिर दोबारा आ जाइए। जी, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो। जी जी। हर्षिता जी, अंकित जी, सभी का स्वागत। हाँ जी सर, अब आ जी रही है सर। आवाज? हाँ, अब आए। हाँ हाँ। तो वो आपने वही बताया कि आप वहां पर आपने उसको पूरे वातावरण को खूब एंजॉय किया। जी यही हम लोग शायद बात कर रहे थे। मेरी ये जिज्ञासा जरूर है कि आगरा में जैसे आपने एक तो आप अभी नई जगह पर आ गए, नोएडा में है इस समय, और एक जी संस्थान में अभिनय पढ़ा रहे हैं। जी ये किस तरह का काम है, ये अचानक जो आपने स्वीकार किया है? सर, ये असल में थोड़ा सा तो कोविड का भी असर है। बड़ी बात ये है कि कोविड की हाँ। वजह से ही मुझे मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और अच्छा भी है क्योंकि मैं नए स्टूडेंट्स के साथ हूँ। और ये एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, अच्छा मारवा अच्छा। स्टूडियोज, जिसके साथ जी मारवा स्टूडियोज जिनके साथ मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम्म एक्टिंग। और हम्म काफी अच्छी तादाद में यहाँ बच्चे हैं और बहुत हम्म एंथुसियास्टिक बच्चे हैं। पूरे देश भर से बच्चे हैं जो यहाँ हम्म। फिल्म और थिएटर की अ, बारीकियां और एक्टिंग से रूबरू होने के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो इनके यहाँ यहाँ बीएससी सिनेमा और एमएससी सिनेमा दो कोर्स ये ऑफर करते हैं। और उसमें एक अच्छी अच्छा तादाद अच्छा। में बच्चे हैं, लगभग 300 के आसपास। हम्म। अरे वाह। तो बस उन्हीं के साथ जो कुछ थोड़ा बहुत उनसे शेयर कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, वो चल रहा है। अच्छा अच्छा। इन नए नए बच्चों में, नई उम्र के बच्चों में किस तरह की जिज्ञासा लगती है आपको? एक तो ये तो सीधे सीधे फिल्म में ही फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। एक तो दो तरह की स्थितियां होती है कि एक तो थिएटर के जो बच्चे हैं वो भी अंततः सिनेमा में ही जाना चाहते हैं। एक ये लगभग तय सी बात होगी। पहले इस बात को लेके बड़ा परहेज होता था कि जो थिएटर के लोग हैं उनको सिनेमा में नहीं जाना चाहिए। अब ये सब बहुत एक एक पथ हो गया है, एक पाथ हो गया है कि यहाँ से होकर के वहां जाना है, क्योंकि इन इन अनुभवों का परिणाम सिनेमा में ज्यादा अच्छे ढंग से सामने आता है। हमारे सभी बहुत से मित्र ऐसे हैं, आप सब जिस तरह से जिस कमिटमेंट के साथ
थिएटर से सिनेमा में गए और अपने अपनी अपनी जगह को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने अवसर को लेकर जो आप सब में एक गंभीरता है, ये जो सीधे सिनेमा में जाना चाहते हैं जो लोग, इनका अपना क्या सोच रहता है? ओ, फिर से जरा। जी जी, आ रही आवाज? हाँ सर, आप क्लियर। हाँ। लगभग 5 मिनट रह गया हमारे पास, तो मैं इसको फिर इस तरह से ले जाता हूँ, वापस हम लोग आगरा ही चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आगरा में जैसे नजीर अकबर आबादी को लेकर एक बड़ा हम लोगों के मन में क्रेज रहता है, और हबीब साहब ने उनको लेकर एक बड़ा रंग प्रयोग किया भी, आगरा बाजार जी। तो कुछ आपके मन में कभी इस तरह कोई थॉट आया क्या कि आगरा की जो अपनी परंपरा है, शायरों की, लेखकों की या सृजन धर्मियों की, उनको लेकर कुछ काम किया जाए? जी, एक नाटक एक हमने किया, नजीर शाह फकीर, एक नाटक, नजीर को तो सिर्फ नजीर पर ही केंद्रित करके हमने वो नाटक किया, एकता के साथ ही वो नाटक किया था, जिसमें मैंने नजीर हाँ। का किरदार निभाया था। तो इस तरीके, तो ऐसे म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स नजीर को लेके हम काफी करते आए हैं। नजीर की मज़ार पर भी मैंने सालों तक नजीर के कलाम पेश किए हैं, वहां जाता रहा हूँ। और नजीर का एक उनका लिखा है कुछ, एक बंद है, मैं आपको सुना देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? आ रही जी। 2 मिनट में हो सुनिए, जाएगा नजीर ना? का एक, हाँ सर, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ सुनिए, बहुत छोटा सा है। हाँ मैं सुनाता हूँ। हाँ। तो उनका है कि देख ले दुनिया को गाफिल, ये तमाशे फिर कहाँ, देख ले दुनिया को गाफिल, ये तमाशे फिर कहाँ, दम गनीमत है भला है, बूदो बाशे फिर कहाँ, कुछ मजे कुछ लूट हिज, ये वक्त कब मिलता है आ, खा ले पी ले सुख दे और दिले दिला ले वाह वाह, देख ले दुनिया को गाफिल, ये तमाशे फिर कहाँ। बहुत सुंदर। तो ये मैंने उसी प्रस्तुति से आपको एक छोटी सी कुछ पत्तियां, तो हम लोग करते रहे सर लगातार, काफी म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट नजीर के साथ भी करते रहे। और नजीर तो सर, रेंज नजीर का इतना बड़ा है कि आप नजीर को जितना पढ़ेंगे उतना परत दर परत नजीर खुलता जाए। नजीर के आप हिजड़े अगर आप उनकी नज्म पढ़ें तो आप देखिए कि शायद उन पर किसी ने कभी कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन नजीर साहब ने एक बहुत बेहद खूबसूरत पूरी नज्म हिजड़ों पर केंद्रित की। कमाल है साहब, आपको छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन ये समय जो है ये अलार्मिंग है, 1 घंटे में कट कर देगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं कम से कम आपसे एक वादा और लेता हूँ, कुछ दिनों बाद हम दोबारा मिले, आपकी बिल्कुल सर, आपकी सहमति हो। और नहीं सर, बिल्कुल अभी जो रह गई उसको पूरा करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे साथियों की ओर से भी आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिया। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दुआ करते हैं कि वापस ही दुनिया सब रौनक भरी हो, जब बीमारी हारी खत्म हो,
वो सब मिलना जुलना शुरू हो। बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं। सर, बस उसी उम्मीद पे टिके हैं सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया अपना बहुमूल्य वक्त थैंक यू देने। भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई।